और सीरीज के एपिसोड 1 में स्वागत है आपका सैटरडे टॉकीज विद ईशान गुप्ता। इस सीरीज के अंदर हम पहले एपिसोड में एक बहुत ही खास टीचर को एक्सपोज करने जा रहे हैं और उनकी कुछ अंदरूनी बातें आपके सामने लेकर आने वाले हैं। कई बच्चों ने आरोप लगाए हैं। क्या आरोप लगाए हैं? कि इस सब्जेक्ट में बहुत अमेंडमेंट्स आती हैं, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, सर बड़े बड़े लोगों को जानते हैं, सर बहुत सारे डायलॉग बोलते हैं। तो इन सब चीज़ों को आप सबके सामने लेकर आया हूं मैं। और आज इस ब्रेकिंग न्यूज़ के अंदर हम तभी चलेंगे मिलने इस टीचर के साथ। इन टीचर को आप पहचानते होंगे। इन टीचर का नाम है श्रेय राठी। श्रेय राठी सर हैं। और अब आप देखेंगे कि हमने इनका इंटरव्यू लिया और हमने देखा कि ये क्या कहना चाह रहे हैं इन सब आरोपों के बारे में जो स्टूडेंट्स ने इन पे लगाए हैं। तो चलिए बच्चों, आइए चलते हैं अपने इंटरव्यू के ऊपर। हेलो एवरीवन, और आज सैटरडे टॉकीज विद ईशान गुप्ता के अंदर मैं वेलकम करना चाहूँगा आप सबके फेवरेट टीचर का, श्रेय राठी सर का। श्रेय राठी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस सैटरडे नाइट टॉकीज पार्ट 1 के अंदर। कैसे हैं सर आप? Thank you so much sir for this wonderful introduction. I am doing absolutely fine sir. आप कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आज आपको इंट्रोड्यूस करवाने के लिए आपको एक तरीके से स्टूडेंट्स के कई सारे आपके ऊपर क्वेश्चंस थे। बच्चों ने कहा कि सर से पूछने, जो हमें कई बच्चों ने आरोप भी लगाए हैं आप पे कई सारे। तो मैंने कहा आपको बुलाया जाए और आपसे 1-on-1 करके क्वेश्चंस पूछे जाएं। तो सबसे पहले तो सर अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए। जहां तक मैं जानता हूं आपको, आप भी नोएडा में ही रहते हैं और मेरे एकदम पास में ही रहते हैं। इसके अलावा सर आप अपने बारे में कुछ बताइए कि आप कहां से हैं, क्या आपकी एज है, और आप इतनी छोटी एज के अंदर सब लीडर भी हैं हमारे इंटरमीडिएट ग्रुप 1 चैनल के। तो इसके बारे में कुछ बताइए सर, अपने बारे में कुछ, सभी अपने फैंस को, सभी अपने स्टूडेंट्स को। सर मेरा, जैसा आपने कहा कि मैं अगर शुरुआत से चालू करूं तो सर मेरा होम टाउन है मध्य प्रदेश, एक छोटा सा शहर है मुरैना में। मैंने अपनी स्कूलिंग करी है क्योंकि मध्य प्रदेश जो छोटा सा शहर है उसमें बहुत अच्छी स्कूल्स नहीं थे और हमारी फैमिली की लेगेसी चलती थी कि बोर्डिंग स्कूल में ही जाना है। तो मैं वन ऑफ द फाइनेस्ट बोर्डिंग स्कूल्स ऑफ इंडिया, द सिंधिया स्कूल ग्वालियर में मैं रहा फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12। फिर मैं दिल्ली आ गया अपनी फर्दर एजुकेशन के लिए, जहां पर मैंने सीए का कोर्सेज करे, सीए का कोर्स किया और फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होने पर एट द एज ऑफ 21 मेरा हमेशा से यही एम था कि मैं पढ़ाना ही चाहता हूँ। आई वॉज वेरी क्लियर फ्रॉम डे 1, जबकि पापा की इच्छा थी घर आ जा, बिजनेस है अच्छा खासा वो संभालने की, मगर मेरी यही कोशिश थी एक ट्राई मारते हैं, अगर फेल हो गए तो घर पहुंच ही जाएंगे, नहीं तो फिर कुछ ना कुछ अपना रास्ता निकाल लेंगे। एंड देयर इट्स लक्ष्मी नगर, आप नोएडा के हैं तो आप तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं लक्ष्मी नगर एक सीए का हब है। तो वहाँ अपना रिज्यूम लेके घूमता था हर एक इंस्टीट्यूट में कि मुझे मौका दो पढ़ाने का। एक बीकॉम के इंस्टीट्यूट ने कहा ठीक है आप बीकॉम में सेकंड ईयर में इनकम टैक्स पढ़ाइए, और वहां से मेरी शुरुआत हुई जहां मैंने 8-10 बच्चों से पढ़ाना चालू किया। फिर मैंने करीब 7 साल पहले अपना कोचिंग सेंटर खोला एट द एज ऑफ 23-24 आई वाज, और मैंने अपना कोचिंग सेंटर खोला विद द नेम ऑफ श्रेय राठी क्लासेस। उसमें बहुत अच्छी मेरे को ग्रोथ मिली। माय वाइफ आल्सो जॉइंड इन, शी इज आल्सो CS, तो उनका बहुत सपोर्ट मिला मेरे को। एंड फाइनली एन अकेडमी हैपेंड एंड हियर आई एम राइट इन फ्रंट ऑफ यू सर। तो सर दिस इज अ brief journey about me from my very childhood age till as of now. तो सर इसके अंदर जैसे आपने बताया कि आप जहाँ पे स्कूलिंग कर रहे थे वहाँ पे इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं थी, फिर भी आप बोर्डिंग स्कूल गए और वहां से आपने सीए करने का सोचा। तो आपके सभी ये स्टूडेंट्स जानना चाहेंगे यार, सीए की जर्नी आपकी कैसे शुरू, मतलब सीए क्यों? आपके पास कई सारी अपॉर्चुनिटी, ग्रेजुएशन करके आप बिजनेस में भी जा सकते थे, बट क्या रीजन रहा कि आप सीए में जाना चाहते थे? सर मेरे फर्स्ट ऑप्शन नहीं था सीए में जाना। मम्मी पापा एक दिन स्कूल में आए, कहते हैं इस फॉर्म पे साइन कर दे, मैंने साइन कर दिया और वो पता चला एनरोलमेंट फॉर्म था सर। अच्छा। और मौसी से कि वो होता है रिश्तेदारों में बात करते हैं, तो मौसी से पता चला मौसी की जो बेटी है, मतलब मेरी कजन सिस्टर, वो भी सीए हैं, तो वो भी सीए कर रही है, ये भी कॉमर्स फील्ड का, ऐसे भी सीए करा लो। तो वो एक दिन आए, साइन करा के ले गए। मेरा फर्स्ट कभी भी मतलब फर्स्ट सीए करने का नहीं था, एक अच्छे डीयू कॉलेज में कॉलेज लाइफ एंजॉय करने का, लेकिन एक अच्छे डीयू कॉलेज में।
तो मैं बड़ा एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ हमेशा। तो 80-85% के बीच में कोई भी डीयू का अच्छा कॉलेज नहीं मिलता है। तब मेरे को रियलाइज हुआ कि मैंने अपनी पढ़ाई 12th क्लास की इतनी सीरियसली नहीं ली, एंड देन आई डिसाइडेड कि अब मैं सबसे डिफिकल्ट ट्रिकीस्ट कोर्स इन द वर्ल्ड सॉल्व आउट करूंगा, एंड दैट वाज द मतलब आई ओपनर डे, जब मैं और मेरे पेरेंट्स धक्के खा रहे थे एक एक कॉलेज के, एंड वी कुड नॉट गेट इनटू अ गुड कॉलेज। तो देन आई डिसाइडेड कि लेट इट बी, छोड़ो इसे, अब मैं सीए करूंगा, दिन रात मेहनत करूंगा, एंड फाइनली इट स्टार्टेड, इट हैपेंड। सर आपकी यस सर। जर्नी से सुन के मुझे लगता है कि कई स्टूडेंट्स इंस्पायर भी हो रहे होंगे और कई स्टूडेंट्स के दिमाग में एक क्यूरियोसिटी भी आ रही होगी कि एक स्टूडेंट, अगर आप आपको एज ए टीचर की जगह एज ए स्टूडेंट सोचा जाए, जब आप भी 18 ईयर्स के होंगे, वो एक स्टूडेंट जिसने 80-85% के बीच में स्कोर किया और वही स्टूडेंट 21 ईयर्स की एज के अंदर सीए क्रैक कर लेता है, तो कितना बड़ा अचीवमेंट होगा एक स्टूडेंट के लिए। इसके अंदर ये मैटर नहीं करता आपकी स्टोरी से जो आप बता रहे हैं कि आपकी जर्नी के अंदर ये मैटर नहीं करा, सीए के अंदर ये मैटर नहीं करा कि आपका परसेंटेज क्या था 12th में, ये मैटर करा कि आप कितना डेडिकेटेड थे सीए के लिए। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं अभी भी अपनी जर्नी में लगे हुए हैं, बिल्कुल भी गिव अप मत करिए। अगर सर इस तरीके से आप सबको इंस्पायर कर सकते हैं, इस तरीके से उन्होंने क्लियर किया और उन्होंने आके आज आपको टैक्स, जो कि सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, ये पढ़ा रहे हैं, तो फिर आप भी कर सकते हैं बच्चों, सीए कर सकते हैं। सर एक आधा कुछ बच्चों के क्वेश्चन भी मैं रेडी करके लेकर आया हूँ, और एक बच्चे ने बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, और मतलब हाँ ये हर स्टूडेंट फेस करता है कि जब रिश्तेदार पूछते हैं कि बेटा आप सीए कौन से कॉलेज से कर रहे हो, तो क्या आपके भी हाँ, रिश्तेदार आपसे ये पूछते थे? सर मैं पहले एक दो बार तो समझाते हैं कि सर कि मतलब ऐसा क्वेश्चन है कि पहले एक दो बार तो समझाते हैं, ऐसे कॉलेज नहीं होता, इसके 3 लेवल्स होते हैं एंड ऑल दैट, हमें ऐसे करना होता है, आर्टिकलशिप होती है, समझाते हैं। एक दो को तो शुरुआत में खुद ही खुशी खुशी समझाते हैं। लेकिन बाद में सर जब हर एक रिश्तेदार पूछने लगता है तो गुस्सा तो जाहिर नहीं कर सकते, लेकिन आपको ध्यान होगा मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी में जब बोमन ईरानी को गुस्सा आता है तो बहुत जोर जोर से हंसने लग जाता है। तो मेरी कंडीशन भी कुछ ऐसी हो जाती थी कि मैं इन पर गुस्सा तो कर नहीं सकता, उम्र में इतने बड़े हैं, लेकिन मैं इन्हें क्या समझाऊं, एंड फाइनली से टाल देता था। कहीं ना कहीं अंदर बड़ा गुस्सा आता था इस चीज को लेके कि भाई इसका कॉलेज नहीं होता, ये एक प्राइमरी इंस्टीट्यूट है जिसमें हमें 3 लेवल्स ऑफ एग्जामिनेशन क्लियर करने होते हैं। प्रभु के लिए माफ कर दो कि मेरे सेमेस्टर्स नहीं है, मेरे अब डायरेक्ट एग्जामिनेशंस है। करेक्ट सर, दैट करेक्ट, वाइज। बिल्कुल। ये वाला क्वेश्चन तो हर सीए स्टूडेंट फेस करता है। इनफैक्ट जो बच्चे अभी देख भी रहे होंगे, जो पढ़ भी रहे हैं हमसे, उन्होंने भी फेस किया था, और उनमें से एक बच्चे ने क्वेश्चन आपसे पूछा भी था। तो सर अब आते हैं आपकी करंट जर्नी पे, जहाँ पे आपने बताया कि आपने सोचा कि मुझे टैक्स पढ़ाना है। तो कुछ बच्चे ये जानना चाहते थे कि सर आप, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, उसमें से सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट टैक्स ही क्यों? मतलब ऐसे इसके पीछे क्या कोई रीजन था जिसकी वजह से आपने टैक्स पिक किया, या फिर क्या रीजन था कि आपने टैक्स पिक किया? सर टैक्स एक बड़ा फैसिनेटिंग सब्जेक्ट लगा जब मैंने खुद ने पढ़ना चालू किया, क्योंकि ये हमें 11th-12th में नहीं पढ़ाया जाता। सीए फाउंडेशन जो उस टाइम सीपीटी था उसमें भी नहीं था, और जब इंटरमीडिएट में कोई एक नया सब्जेक्ट आया मेरे सामने तो मुझे बहुत ज्यादा मजा आया इस सब्जेक्ट में, एंड दैट इज व्हेन आई डिसाइडेड कि मतलब एक जो नॉर्मली होता है कि जो सब्जेक्ट हमें अच्छा लगता है हम ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं उस सब्जेक्ट की, जिसको मजा नहीं आता देख लेंगे बाद में कर लेंगे, वैसी वाली फीलिंग एज अ नॉर्मल स्टूडेंट मैं भी टैक्स में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करता था, एंड वो एक ना एक वो प्यार हो गया सर टैक्स से। एंड देन फाइनली आई डिसाइडेड कि जब मेरे को टीचर बनना है और मैं अच्छा डिलीवर कर सकता हूँ, जब मैंने कुछ अपने दोस्तों को टैक्स का पढ़ाया समझाया जिन्हें नहीं समझ में आ रहा था, तो दे वर वेरी हैप्पी विद द कंटेंट दैट आई वाज डिलीवरिंग एंड द वे आई वाज डिलीवरिंग, एंड फिर लगा कि टैक्स ही अच्छा सब्जेक्ट है, इसको ये कैरी ऑन करते हैं, इसी में एक्सपर्टीज लेते हैं रादर देन बीइंग इनटू मल्टीपल सब्जेक्ट्स, एक ही सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज करते हैं। सर आपने अभी भी बताया कि आप एक टैक्स को एक अलग तरीके से बच्चों के सामने प्रेजेंट करना चाहते थे। तो मेरे को कुछ सुनने में आया है, और बच्चों ने भी बताया कि आप क्लास के अंदर काफी जोक्स सुनाते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ जोक्स का नाम बताते हैं, टी2 एंड टी2 जोक सुनाते हैं। और इसके रिगार्डिंग एक आधा जोक सुना सकते हैं सारे व्यूअर्स के लिए, जो भी अभी आपको व्यू कर रहे हैं, एक जोक सुना सकते हैं बढ़िया सा? सर बहुत सारे सर जो भी टॉपिक्स होते हैं सर, ये जो भी जोक्स मैं बनाता हूँ मैं आपको सच बताऊं तो इंस्टेंट होते हैं सर।
मैं कभी भी कुछ भी मगअप करके या ऐसे ये नहीं सोचता कि इस पॉइंट के बाद ये वाला जोक सुनाना है मेरे को। मैं कोशिश करता हूँ किसी भी प्रोविजन को पढ़ाऊँ, किसी भी टॉपिक को पढ़ाऊँ तो एक स्टोरी बना दूँ उसमें। और अगर एक स्टोरी बन जाती है तो बच्चा उस स्टोरी को इमेजिन करने लगता है, विजुअलाइज करने लगता है। एंड स्टोरी में ज्यादातर अगर मैं टैक्सेशन की बात करूं तो मैं स्टोरी में हमारे मोदी जी को ले आता हूं, प्राइम मिनिस्टर को, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर को, निर्मला जी को ले आता हूं। उससे एक जुड़ा हुआ प्लस में बहुत एग्जाम्पल बड़ा बढ़िया बना था जिसमें मैंने निर्मला सीतारमन जी को पानी पूरी वाला बनाया था। एंड मेरी फैमिली वॉज लाइक गोइंग एंड हैविंग पानी पूरी, तो उसमें काफी मस्ती रही थी। लेकिन वो स्टोरीज में जब भी मेरे को कुछ ऐसा नहीं था, बस यही था कि पानी पूरी वाला मैंने उसी टाइम इंस्टेंटली बना दिया एंड द स्टूडेंट्स लाइक्ड इट। तो अच्छा। ज्यादातर ये इंस्टेंट होता है, एक्सटेम्पोर होता है कि जब भी जो समझ में आए बच्चों को हंसाने के लिए, जस्ट इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि कभी भी क्लास में उन्हें टाइम ना देखना पड़े मेरी कि वक्त कब गुजर गया। तो उस चीज के लिए आई ट्राई टू विजुअलाइज, आई ट्राई टू मेक स्टोरीज सो दैट दे कैन विजुअलाइज एंड स्टे कनेक्टेड। करेक्ट सर, करेक्ट। अगला क्वेश्चन मेरा यही था कि आपका बच्चे भी बताते हैं काफी हाई लेवल पे पहचान है प्राइम मिनिस्टर सर से, एफएम फाइनेंस मिनिस्टर से। तो अगला क्वेश्चन वही था बच्चों का, जिसको आपने अभी भी बताया। अच्छा सर, कुछ और चीजें भी हैं जो बच्चे बताते हैं, और मैंने भी आपकी क्लासेस में कई डायलॉग सुने हैं आपके। जैसे कि आप बोलते हैं कैसी कैसी बातें करते हैं बच्चों, और एक आधा डायलॉग और बताते हैं आप, नालायक बच्चों। और एक कुछ कई सारे डायलॉग हैं, तो दो चार डायलॉग हो जाए जो भी आपके व्यूअर्स हैं उनके लिए। आप जैसे एक और डायलॉग बोलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे पास, आसपास पानी है, हाथ में थोड़ा पानी लो, और चुल्लू डूब भर पानी मरो। में डूब मरो। तो आप ऐसे ऐसे डायलॉग बोलते हैं बच्चों के लिए, तो एक आधा डायलॉग हो जाए सर बढ़िया सा, जो भी। अब ये तो आप ये पहले से ही सोच के जाते हैं कि ये डायलॉग्स तो आपके एकदम इससे फेमस हो रखे हैं। मैंने कई बच्चों से पूछा और सब बच्चे यही बताते हैं। तो एक आधा डायलॉग हो जाए सर। बिल्कुल बिल्कुल सर। मैं ट्राई करता हूँ कि बच्चों को कंफ्यूज करूं। आई नो कि व्हाट द करेक्ट आंसर इज आफ्टर लेट्स से जो मेरे को 1 मिनट बाद बोलना है, लेकिन मैं बच्चों को ट्राई करता हूँ कि कंफ्यूज करूं सो दैट मेरे को पता चले कि अगर वो कंफ्यूजन होता है तो मैं सही कर ही दूंगा। लेकिन इससे ये जरूर पता चलता है कि बच्चों ने कितना मेरे साथ साथ घर पे पढ़ाई करी है या नहीं करी है। तो उसमें अगर कोई भी मैं ऐसा डायलॉग बोलता हूँ जिसमें मैं उन्हें कंफ्यूज कर देता हूँ, जब मैं उन्हें बोलता हूँ कि मैंने बुद्धू बना दिया, तब मैं उनसे कहता हूँ कि हाथ में थोड़ा सा पानी लो नालायको, और उसमें चुल डूब मरो, नाक डुबा दो अपनी। तो ये मेरा डायलॉग। थैंक यू। नहीं, सर बड़ा बच्चों ने एक और आंसर। आरोप भी लगाया सर आप पे। एक और आरोप ये लगाया बच्चों ने, बच्चे कहते हैं कि सर जब हम आंसर सही भी दे देते हैं और वो बहुत ही कॉमन आंसर होता है, तो सर बड़े ही टॉन्ट मारते बोलते हैं, टॉप सीक्रेट बताया, किसी को मत बताना। सर उसमें मतलब बहुत मतलब बेसिक और लॉजिक वाला पॉइंट जब होता है और बच्चे बिल्कुल एकदम से आके ऐसे बताते हैं कि सर इसका आंसर ये ही होगा, तब मैं उनको थोड़ा सा टांग खिंचाई करने के लिए कहता हूँ कि ये मतलब मैं जानता हूँ 100 में से 100 बच्चों को पता है ये आंसर है, लेकिन आपने ये बताया तो दिस इज अ टॉप सीक्रेट जो आप किसी को मत बताइएगा। तो जस्ट फन मोमेंट इन द सेशन। बिल्कुल बिल्कुल सर। बिल्कुल सर। ऐसे ऐसे अभी कई सारे डायलॉग मेरे पास और लिखे हुए हैं। तुम लोग एक दिन मुझे तिहाड़ जेल लेके जाएंगे, और इस तरीके से कई सारे डायलॉग हैं। बट सर मेन अब कुछ बच्चों के आरोपों पे भी आते हैं। कई बच्चों ने आप पे इल्जाम भी लगाया है। इल्जाम इस तरीके से लगाया है कि भाई टैक्स का सिलेबस बहुत ज्यादा है, अमेंडमेंट पे अमेंडमेंट आती रहती हैं, और भाई बार बार टैक्स का सिलेबस ही नहीं खत्म होता, बाकी सब तो हम कर भी लेते हैं। मतलब एकदम एक बच्चे ने तो मुझे मतलब लिटरली जब मैंने उनसे पूछा, कह रहे हैं ये तो ओशन है, ओशन भी ये नहीं कि छोटा मोटा, इंटरनेशनल ओशन है। तो इसके अंदर सर अमेंडमेंट्स वगैरह आती हैं, तो इसके रिगार्डिंग आपके लिए क्या कहना चाहेंगे आप बच्चों को? नहीं, बस यही कहना चाहते हैं। इसमें मेरे को बयानी सर का बहुत सपोर्ट मिला, स्पेशली विद अन अकेडमी, क्योंकि बयानी सर और मैंने एक ही दिन ज्वाइन किया था। एंड ही हैज बीन अ वेरी सीनियर मेंटोर टू मी, एज अ ब्रदर ही हैज ऑलवेज टेकन केयर ऑफ मी। एंड कहीं ना कहीं जो आपने कहा बिल्कुल सही कि जब अकाउंट्स को दो हिस्सों में बांटा, अकाउंट्स एडवांस अकाउंट्स, आपके सब्जेक्ट को दो हिस्सों में बांट दिया सर, कॉस्ट एफएम को, कॉस्ट को एफएम को, लेकिन टैक्सेशन अभी भी एक है और उसमें बहुत ज्यादा बड़ा सिलेबस है। तो हम कोशिश यही करते हैं कि जितना ज्यादा हो सके, जितना अच्छे से हो सके, प्लस में तो आप लोग, आपको पता ही है सर, हमें 100% डिलीवर करना होता है। तो हम लोग वही कोशिश करते हैं कि हम सब्जेक्ट को इस तरीके से डिवाइड करें कि
be it me or be it Biani sir, we deliver to the students in the best possible way. अमेंडमेंट्स की बात आपकी बिल्कुल सही है सर. अमेंडमेंट्स के लिए हमें भी बहुत अप टू डेट रहना पड़ता है, चाहे वो सीबीडीटी की हो फॉर इनकम टैक्स अमेंडमेंट्स या सीबीआईसी की हो फॉर इनडायरेक्ट टैक्सेस अमेंडमेंट्स. हमें बहुत अप टू द डेट रहना पड़ता है और उनकी इम्प्लीकेशंस, पुराना क्या था, नया क्या है, एंड व्हाट शुड बी नाउ बी डन इनटू अ पर्टिकुलर क्वेश्चन. दिस इज व्हाट वी नीड टू मेक श्योर, क्योंकि अमेंडमेंट्स की वजह से उनके उस पर्टिकुलर प्रोविजन, उस पर्टिकुलर सेक्शन की इंपॉर्टेंस भी बहुत बढ़ जाती है. तो कहीं ना कहीं हमें बहुत अप टू डेट रहना पड़ता है फॉर दिस. एंड यस सर, अप टू डेट रहते हैं और कोशिश करते हैं कि अमेंडमेंट्स पर ज्यादा से ज्यादा क्लासेस हो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस हो, सो दैट बच्चों को एग्जामिनेशन हॉल में कोई दिक्कत ना हो. करेक्ट सर, बिल्कुल सही बात है सर आपकी. मुझे याद है कि जब हम भी अपने टाइम पे पढ़ते थे तो अमेंडमेंट से ही सबसे ज्यादा डर लगता था. अमेंडमेंट्स पे अमेंडमेंट्स आती थी, बट एज अ टीचर अब स्टूडेंट्स को ये लगता है कि सिर्फ उनके लिए ही अमेंडमेंट्स आई हैं. आपने एक बड़ा ही अच्छा पॉइंट बोला सर कि अमेंडमेंट्स के लिए ना ही केवल स्टूडेंट्स को रेडी करना पड़ता है, बट टीचर को खुद भी रेडी होना पड़ता है. मतलब लिटरली टीचर्स मैंने देखा है कि रात रात भर बैठ के, क्योंकि अगले दिन लेक्चर डिलीवर करना होता है, उसका एग्जाम्पल रेडी करना, और नया चीज आया होता है तो बड़ा ही डिफिकल्ट होता है. तो ये जो भी स्टूडेंट्स इसको व्यू कर रहे हैं, जो भी देख रहे हैं व्यूअर्स हैं, ये सिर्फ आपके लिए नहीं है बच्चों, ये टीचर्स के लिए भी उतना ही डिफिकल्ट है कि यार आपके लिए वो अमेंडमेंट लेकर आना, उसका सही इंटरप्रिटेशन लेकर आना, एग्जाम क्वेश्चन प्रिपेयर करना, जैसा कि सर बता. और यकीन हाँ मानिए जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, स्टूडेंट्स देख रहे हैं, बच्चों, ये इसके अंदर से मैं बस इतना बोलना चाहूंगा कि आपने लाइफ में सोचा कुछ और होता है, बट आपके लिए लाइफ ने कुछ और ही सोच रखा होता है, जहाँ पे जैसे कि हम सब ने भी कुछ ना कुछ और सोचा होगा और कहीं और हमारी डेस्टिनेशन ले गई. तो हम सारे टीचर्स जो यहाँ पे आपको पढ़ा रहे हैं, जैसे श्रेय सर आज आए हमारे यहाँ पे सैटरडे नाइट टॉकीज के अंदर, तो सर का भी आप एक्सपीरियंस देख पा रहे हैं कि वही है, जिस रोड पे आज आप चल रहे हैं हम भी वहीं से जा चुके हैं. थैंक यू सो मच सर. आज के लिए यही क्वेश्चंस हैं आपके लिए. बच्चों ने क्यों. काफी सारे आरोप रखे आपके ऊपर, काफी सारे फरमाइशें आई बच्चों की. तो आप कुछ एनी लास्ट लाइंस या कुछ आप क्लोजिंग कमेंट्स या कुछ स्टेटमेंट देना चाहेंगे सर? बस यही कहना चाहूंगा, थैंक यू ईशांत सर, आपने ये नई सीरीज चालू करी एंड यू फाउंड मी वर्थ वाइल कि मैं आपका ओपनिंग कर सकूं आपके साथ इस सेशन में. तो थैंक यू सो मच टू यू ईशांत सर एंड टू ऑल द स्टूडेंट्स. कीप ऑन वर्किंग हार्ड. You never know कि when the day strikes you and you just take a different turn into your life and then you never have to look back again. तो वो कोशिश जारी रखो, मेहनत जारी रखो, और जैसा मैं हर सेशन में कहता ही हूँ सर कि मेहनत करते रहो, माता पिता की सेवा करते रहना दोस्तों, वो मौका कभी नहीं छोड़ना और अपना ध्यान रखना. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच. और सर के क्लोजिंग कमेंट की तरह जय हिंद दोस्तों. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सैटरडे नाइट टॉकीज के साथ एक और एपिसोड लेके. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. थैंक यू सर. तो बच्चों, देखा आप सबने कि किस तरीके से हमने श्रेय सर की कुछ पोले आप सबके सामने खोली और हमने श्रेय सर को एक्सपोज किया आप सबके सामने. तो बच्चों, अगले हफ्ते मिलेंगे अब सैटरडे को, सैटरडे 9 PM मिलेंगे अगेन विद एपिसोड नंबर 2 ऑफ सैटरडे नाइट टॉकीज विद ईशान गुप्ता. और देखते हैं इस बारी कौन से टीचर को हम यहाँ पे लेकर आते हैं और आप सबके सामने पेश करते हैं. अगर आपके दिमाग में कोई भी सजेशन हो तो जरूर जाके कमेंट सेक्शन में छोड़िए. और अगर आप भी श्रेय सर से या किसी भी हमारे टीम मेंबर से पढ़ना चाहें तो आप प्लस पे, स्पेशल क्लासेस पे एंड यूट्यूब पे हम सबको ज्वाइन इन कर सकते हैं. मेरा कोड ध्यान रखिएगा बच्चों, ईशान SC. अगेन बच्चों, मैं आप सबको बोलूंगा श्रेय सर के पास आइए पढ़ने के लिए इनकम टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स. तो मिलते हैं आप सबसे बच्चों बहुत ही जल्द. कमेंट सेक्शन में जाइए, वहां पे बताइए कि आप अगले कौन से टीचर का इसी तरीके से इंटरव्यू देखना चाहेंगे, क्या क्या क्वेश्चंस पूछना चाहेंगे, सब कुछ जाके कमेंट सेक्शन में छोड़िए. थैंक यू सो मच. मिलते हैं आपसे जल्द ही प्लस क्लास के ऊपर, स्पेशल एंड यूट्यूब क्लासेस के ऊपर, हमारी अन अकेडमी के ऊपर. थैंक यू सो मच. जुड़े रहिए हमारे साथ.